हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 7th सेम पेपर सेकंड एवं LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फोर्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट BNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, आन्वयिक दायित्व। इस क्लास से पूर्व की क्लास में हमने जॉइंट लायबिलिटी अर्थात संयुक्त दायित्व के संबंध में चर्चा की थी। संयुक्त दायित्व के संबंध में बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हैं तो ऐसी अवस्था में उनका दायित्व क्या होता है। तो चूँकि धारा 3(5) के अंतर्गत सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य के अंतर्गत एक सिद्धांत बताया था कि जब सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में समस्त व्यक्तियों का दायित्व, समस्त व्यक्तियों की जो जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है, ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने पृथक पृथक रूप से उस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है, भले ही उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उस आपराधिक कृत्य को किया हो। तो दायित्व निर्धारण की बात की गई थी। तो जॉइंट लायबिलिटी में सबका दायित्व समान होता है, भले उनमें से किसी एक व्यक्ति ने आपराधिक कृत्य किया हो। अब यहाँ पर देखा जाता है कि सबसे पहले सामान्य आशय बना हो, और सामान्य आशय बनने के लिए दो चीज़ें मैंने बताई थी, प्री अरेंज प्लान और मीटिंग्स ऑफ माइंड, पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक सामान्य आशय नहीं होगा। तो कहने के तात्पर्य हम जॉइंट लायबिलिटी में सबका दायित्व एक ही बनाते हैं, यानी धारा 3(5) के अंतर्गत सबका दायित्व एक ही बनता है, इसलिए उसको हम संयुक्त दायित्व या जॉइंट लायबिलिटी कहते हैं। अब इस धारा के अंतर्गत धारा 3(9) में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात की गई है, आणविक दायित्व की बात की गई। आणविक दायित्व या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से तात्पर्य होता है पृथक पृथक दायित्व, यानी अलग अलग दायित्व। कहने का तात्पर्य व्यक्ति जो कार्य करने में लगे हुए हैं वो हैं तो एक ही आपराधिक कृत्य को कर रहे हैं, बट उनका दायित्व तो अलग अलग होगा। तो ऐसी परिस्थितियां धारा 3(9) में हैं। तो वो क्या परिस्थितियां होती हैं जिनके संबंध में व्यक्ति आपराधिक कृत्य एक ही कर रहे हैं बट उनका अलग अलग दायित्व है, इसी को हम आणविक दायित्व या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अर्थात आणविक दायित्व, तो इसके अंतर्गत जो धारा 3(9) मैंने बताई थी, धारा 3(9) में बताया गया है आपराधिक कार्य में संयुक्त में संपृक्त या लगे हुए आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य आपराधिक कृत्य एक ही हो रहा है लेकिन व्यक्तियों का दायित्व अलग अलग होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होगी, भिन्न भिन्न दायित्व होंगे। तो इसमें बताया गया है जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में संपृक्त अर्थात लगे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी माने जाएंगे। यानी देखा जाएगा कि कार्य किस तरीके से किया गया है। कार्य करने के तरीके से तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है कि उन व्यक्तियों का आपराधिक कृत्य करने का जो तरीका है उसमें क्या भिन्नता आ रही है। भिन्नता के संबंध में इसमें एक हम दृष्टांत है उसको यहाँ पर लिख करके स्पष्ट करते हैं, फिर समझाते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत इस धारा के अंतर्गत बताया गया है। इस दृष्टांत में बताया गया है कि ए नामक व्यक्ति होता है, अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर अचानक एवं गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर यक्ष नामक व्यक्ति पर
आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और आक्रमण करके इस नामक यक्ष नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, अर्थात हत्या कारित कर देता है। तो ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति ए है जो अचानक और गंभीर प्रकोपन से वशीभूत होकर के इस पर आक्रमण किया यक्ष नामक व्यक्ति पर और उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो इसका लायबिलिटी हम बाद में बताएंगे। दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन होता है? एक बी नामक व्यक्ति होता है। अब ये बी नामक व्यक्ति इस यक्ष नामक व्यक्ति से वैमनस्यता रखता है। वैमनस्य अर्थात दुश्मनी रखता है, रंजिश रखता है। और ये बी नामक व्यक्ति इस यक्ष नामक व्यक्ति पर जब ए नामक व्यक्ति ने अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर के आक्रमण किया तो इसके यक्ष नामक व्यक्ति की वध कार्य करने में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ऐसी अवस्था में अब देखिएगा ए नामक व्यक्ति जो है इसका दायित्व और इसके दायित्व में भिन्नता आ जाएगी, अंतर आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर आणविक दायित्व आ जाएगा, पृथक पृथक दायित्व आ जाएगा। कंडीशन देखी जाएगी। जो ए नामक व्यक्ति है वो अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर के आक्रमण कर रहा है, अर्थात जो हत्या की परिभाषा बताई गई है और हत्या की परिभाषा के बाद जो 5 प्रकार के अपवाद बताए गए हैं, उन 5 प्रकार के अपवादों में पहले नंबर का जो अपवाद है अचानक एवं गंभीर प्रकोपन बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो ऐसी अवस्था में वो कृत्य हत्या का न होकर के आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाता है। तो यहाँ पर ए नामक व्यक्ति ने इस यक्ष नामक व्यक्ति का वध किया तो हत्या नहीं है, क्योंकि उसको अपवाद नंबर 1 का फायदा मिल रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, वो आपराधिक मानववध की कोटि में आ जाएगा। अब यहीं पर दूसरा व्यक्ति जो बी है ये सिर्फ यक्ष नामक व्यक्ति से वैमनस्यता होने के कारण इस ए नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में मदद कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये तो अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर के कार्य नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो ऐसी अवस्था में ये जो है बी नामक व्यक्ति इस यक्ष नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में हत्या के लिए दायित्वाधीन होगा। अर्थात ए नामक व्यक्ति चूंकि अचानक और गंभीर प्रकोपन के वशीभूत होकर के उसने यक्ष का वध किया है इसलिए आपराधिक मानववध के लिए दोषी हुआ। और ये बी नामक व्यक्ति जो है इसके अंदर न तो अचानक और गंभीर प्रकोपन था और बल्कि वैमनस्यता के कारण ये यक्ष नामक व्यक्ति की मृत्यु कार्य करने में एक की मदद की है, तो ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति हत्या के लिए दायित्वाधीन होगा। तो अब देखिए कंडीशन, ए नामक व्यक्ति ये भी यक्ष का वध कर रहा है, बी नामक व्यक्ति ये भी यक्ष का वध कर रहा है, लेकिन दोनों व्यक्ति कृत्य सेम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का दायित्व कैसा हो जाएगा? आणविक दायित्व हो जाएगा, पृथक पृथक दायित्व हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में यहाँ से स्पष्ट होता है कि किस तरीके से एक ही कार्य में, जैसा कि मैंने बताया है, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति या संप्रक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यही आणविक दायित्व है, यही कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, यही पृथक पृथक दायित्व है। कृत्य एक है, 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, बस कंडीशन अलग अलग है। तो ऐसी अवस्था में एक आपराधिक मानववध के लिए दायित्वाधीन हुआ ए नामक व्यक्ति और दूसरा हत्या के लिए दायित्वाधीन हुआ बी नामक व्यक्ति। तो इस तरीके से आणविक दायित्व के इस टॉपिक में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।